हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आंचल सिंह और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यहां पे हम आज वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का ग्रुप 1 लेवल 1 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो पीडीएफ है ये आपको भारत स्किल की साइट पे फ्रेंड्स आराम से मिल जाएगा। ये CITS और ITI कोर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। ठीक है, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ विच वन ऑफ दिस क्वांटिटी इज नॉट एमंग बेस यूनिट्स अंडर SI सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, इसमें से पूछा है कौन सा बेस यूनिट नॉट एमंग द बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट में नहीं आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने यूनिट का एक अलग से वीडियो बनाया है। यूनिट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो यूनिट के 20-20 मिनट के 2 वीडियो हैं मेरे। एक में यूनिट कन्वर्जन है जिसमें हमने बताया कि यूनिट को चेंज कैसे करते हैं, और दूसरा यूनिट किसी चीज़ की निकालते कैसे हैं, और फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे तो मैं इसका आंसर आपको सीधे बता दूंगी, लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं यूनिट को तो मेरे उस वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो देखिए ये हमने आपको बताया फंडामेंटल यूनिट 7 होते हैं। और फ्रेंड्स इसमें जो क्वांटिटी है ल्यूमिनस, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट, ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और इनकी यूनिट फंडामेंटल यूनिट में आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो प्लेन एंगल है ये फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट नहीं है, और क्वेश्चन यही है इसमें से कौन सी यूनिट ऐसी है जो फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट नहीं है, तो इसका प्लेन एंगल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट ओर्स इज़ ट्रू। ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको याद ही रखना है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है वो आयरन के ओर्स होते हैं। कुछ फ्रेंड्स का हमारे क्वेश्चन आता है कि क्या मैम ये जो वीडियो है ये सारी ही ट्रेड के लिए हेल्पफुल है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, इसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो तो लगभग सारे ही ट्रेड के लिए सेम है। जो इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है वो 1-2 ट्रेड में वो पार्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन सारे ही ट्रेड के लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो आप किसी भी ट्रेड के हैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्पीड ऑफ मोटर इज़ 2000 RPM एट नो लोड, 1960 RPM एट हाफ लोड एंड 1920 एट फुल लोड। परसेंटेज ड्रॉप पूछा है। फ्रेंड्स आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, मैंने क्वेश्चन लेवल 4 का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, परसेंटेज ड्रॉप या परसेंटेज चेंज। फ्रेंड्स परसेंटेज ड्रॉप हो या फिर परसेंटेज चेंज हो, इनके फॉर्मूले जो हैं वो सेम रहते हैं। इसका एक फॉर्मूला याद कर लीजिए ताकि आप किसी भी सेट को सॉल्व करें तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकें, है ना, क्योंकि आप सारे क्वेश्चंस तो नहीं याद कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है मैं उसको बताती चल रही हूँ कि आप इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज आप बेसिक से सीख लीजिए कैसे निकालते हैं। देखिए परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हमें इनिशियल वैल्यू, एक कॉमन फॉर्मूला है, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन, सॉरी फ्रेंड्स, फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। जनरली हमें कन्फ्यूज़न होती है कि नीचे क्या था, इनिशियल था या फाइनल था। तो नीचे फ्रेंड्स इनिशियल है, मतलब शुरू में क्या वैल्यू है, बाद में फाइनल चेंज होके क्या हुआ, और अपॉन इनिशियल वैल्यू। इस फॉर्मूले से हम परसेंटेज चेंज, परसेंटेज इंक्रीज़ और परसेंटेज डिक्रीज़ या परसेंटेज ड्रॉप निकालते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए फ्रेंड्स हम परसेंटेज चेंज या परसेंटेज ड्रॉप जो है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज ड्रॉप 2 कंडीशन में निकालनी है, एक तो हाफ लोड पे और दूसरा फुल लोड पे। तो चलिए पहले हम हाफ लोड पे निकालते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाफ लोड पे हम परसेंटेज चेंज निकालने हाफ लोड पे हम परसेंटेज चेंज निकालने जा रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज है तो यहाँ पे 100 होता है। तो हाफ लोड के केस में क्या होगा, हमारी जो इनिशियल वैल्यू है या जो रेफरेंस वैल्यू है फ्रेंड्स, यहाँ पे नो लोड पे 2000 RPM है, मतलब यहाँ पे 2000 RPM होगा, माइनस हाफ लोड पे ये 1960 हो गई, मतलब इसकी वैल्यू 40 कम हो गई है, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू 2000 RPM ही है। ओके, यहाँ पे परसेंटेज है इसलिए यहाँ पे 100 भी होगा, इंटू 100। अब देखिए इसको बस हमें सिंप्लीफाई करना है, ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100। ओके, 1000 सॉरी यहाँ पे 100 होगा, सॉरी, इंटू 100। तो यहाँ पे ऊपर भी 3 जीरो और नीचे भी 3 जीरो है, तो ये तीनों हम कैंसिल आउट कर देंगे, हमारा बचेगा 2 दूना 4, मतलब 2%। यहाँ से हाफ लोड पे फ्रेंड्स आ गया
कि 2% के चेंज है। देखिए अब यहाँ पे आपको फुल लोड सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें 2% आ रहा है, ठीक है, 2% एंड 4%। तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके सिर्फ एक को सॉल्व करके अपना टाइम बचा सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ इसलिए मैं दोनों को सॉल्व करूँगी। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे यहाँ पे पहले में भी 2% है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता। जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसी सीक्वेंस में आंसर भी दिया रहता है। तो यहाँ पे पहले हाफ लोड पूछा गया, बाद में फुल लोड, तो आंसर में भी वही चीज़ फॉलो करेंगे। पहले हाफ लोड का आंसर लिखेंगे, बाद में फुल लोड का आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो हाफ लोड के आंसर के लिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन है 2%, और 2% यहाँ पे आ गया है। तो लेकिन हम यहाँ पे फुल लोड भी चेक करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अभी इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फुल लोड के केस में क्या हो जाएगा। फुल लोड की भी फ्रेंड्स रेफरेंस वैल्यू है 2000, ओके, माइनस 1920 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100, ठीक है। ऊपर करते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 80/2000 गुणे 100। अब ऊपर भी 3 जीरो है, नीचे भी 3 जीरो है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 चौके 8, मतलब यहाँ पे 4% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है, ठीक है। मैं फिर से बताती हूँ, इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको हर टॉपिक में मिलेंगे, प्रॉफिट में, लॉस में, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज ड्रॉप, किसी भी टॉपिक में, मतलब किसी भी चीज़ की इनिशियल वैल्यू दी रहेगी और फाइनल वैल्यू दी रहेगी, तो उसमें चेंज पूछेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नीचे में हम रेफरेंस वैल्यू ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आराम से घटा देंगे आप, लेकिन नीचे में हमेशा रेफरेंस वैल्यू या इनिशियल वैल्यू ही बनी रहती है, जो शुरुआत में वैल्यू रहती है वही रहती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको ज़्यादातर लेवल में मिलेगा, तो आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ दीज हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी। इसमें से सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है। तो देखिए इसमें भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, ठीक है। यहाँ से इसको याद करना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ लोड इज बीइंग पुश्ड अप अ रैम्प एज शोन इन द फिगर बिलो, हाउ कैन एफ बी डिक्रीज्ड। देखिए फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, जब आपको इतनी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और आप साइकिल से जा रहे होते हैं, आप पैदल जा रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, करेक्ट। लेकिन अगर वो चढ़ाई कम हो तो एनर्जी थोड़ी कम लगती है ना। तो यहाँ पे ये देखिए फोर्स लग रहा है, और ये लड़का है जो इसको चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये पूछ रहे हैं फोर्स की वैल्यू कब कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, आप इस चढ़ाई को कम कर दीजिए तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, रैम्प की ऊंचाई कम करने पे, डिक्रीज द हाइट ऑफ द रैम्प। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और ये भी आपको सारे ही लेवल के क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी ट्रेड के हों, क्योंकि ये तो बेसिक मैथ्स है। देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन दी हुई है, इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू पूछी गई है, सॉरी। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे थे फ्रेंड्स। यहाँ पे 2 इक्वेशन दी गई है और इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू पूछी गई है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे वाई को एक्स के फॉर्म में या एक्स को वाई के फॉर्म में पहले हम लिख लेते हैं। तो हम वाई की वैल्यू को लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3x/2। देखिए इस इक्वेशन का यूज़ करके हमने y की वैल्यू को लिख लिया है, ठीक है। अब हम इसको इस इक्वेशन में रख देंगे। तो आइए रख देते हैं, यहाँ पे इक्वेशन ऑलरेडी लिखी हुई है, हम इसके नीचे सॉल्व करते हैं। 5x का 5x ही रहेगा, क्योंकि हम y की वैल्यू को केवल रख रहे हैं, पे y को रख रहे हैं। यहाँ पे 17 हो जाएगा। y की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पे है 3x/2 इक्वल्स टू 61। अब हमें इसे सॉल्व करना है। रहेगा 5x का 5x रहेगा प्लस 17×51 x/2 इक्वल्स टू 61। एक तरीके से ये फ्रेंड्स देखिए, अब ये जो वैल्यू है ये भिन्न का जोड़ या घटाव है, ठीक है। तो इसके आगे भी हम एक क्वेश्चन देखेंगे, उसमें भिन्न का घटाव आएगा। तो जब भी आपको भिन्न का जोड़ या घटाव करना होता है तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैंने इसका वीडियो अलग से बना रखा है, फ्रैक्शन का या भिन्न का। मैं उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं कितना भी बताऊँगी आपको, मतलब सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं।
देखिए जब भी हम इस तरह से भिन्न का जोड़ या घटाव करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे नीचे जब कुछ नहीं होता है ना, तो उसमें हम एक मान लेते हैं, ठीक है। और जब भी किसी चीज़ को हमें जोड़ना होता है तो हम ऐसे नहीं जोड़ते कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, हम इसको जोड़ देंगे, नहीं। भिन्न के जोड़ घटाव करने के लिए नीचे और ऊपर, मतलब यहाँ पे सॉरी, नीचे की जो वैल्यू है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ इंटू 2, ऊपर में भी 2 से गुणा कर दिया और नीचे में भी 2 से गुणा कर दिया इसमें। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 10/2 x प्लस 51/2 x इक्वल्स टू 61, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो इसमें भिन्न का जोड़ या घटाव किया जा सकता है। जब तक हर की वैल्यू 1 नहीं है तब तक हम जोड़ते या घटाते नहीं हैं, ठीक है। तो हर की वैल्यू यहाँ पे हो गई, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। हर की वैल्यू 1 हो गई है तो मतलब हम यहाँ पे जोड़ या घटाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 61x/2 इक्वल्स टू 61, ठीक है। अब देखिए 61 से 61 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई है। देखिए ऑप्शन में x की वैल्यू 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आपको यहाँ से डायरेक्टली दिख जाएगा कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आप एग्ज़ाम में ऐसे अपना टाइम बचाइए, हमेशा ऑप्शन को देखते हुए चलिए कि क्या अगर हमारा एक आंसर आ गया है तो कोई ऑप्शन अगर मैच हो रहा है तो आप अपना टाइम बचा लीजिए, फिर y की वैल्यू मत निकालिए, ठीक है। लेकिन हम y की वैल्यू भी निकाल के देखते हैं। y इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखिए और 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू 3 है, मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सी फिगर गिवन बिलो, चूज करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए इसमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के जो लीवर्स होते हैं उनके बारे में हमें बताना है, ठीक है। नंबर 7 में हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि लीवर का क्या है, कैसे हम पता करते हैं कि कौन से ऑर्डर का लीवर है। देखिए अगर फलक्रम को यहाँ पे फ्रेंड्स एफ से ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दिखाया गया, ये देखिए एफ मतलब फलक्रम है यहाँ पे, ठीक है। अगर फलक्रम बीच में होता है तो ये फर्स्ट ऑर्डर का लीवर होता है, ठीक है। अगर लोड बीच में होता है तो सेकेंड ऑर्डर का लीवर होता है, और अगर एफर्ट बीच में होता है तो ये थर्ड ऑर्डर का लीवर होता है। तो आइए इसके हिसाब से हम चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये है, क्लॉ हैमर एंड शुगर टोन्स आर लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर। यहाँ पे पहला वाला हमारा क्लॉ हैमर है, तो इसको कहना है क्या ये थर्ड ऑर्डर का है, ये थर्ड ऑर्डर का नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर ये थर्ड ऑर्डर का होता तो इसमें एफर्ट जो होता वो बीच में होता, ठीक है। तो इसमें क्या है, फलक्रम है बीच में, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का है, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए है और ये थर्ड ऑर्डर के लिए है, ठीक है। देखिए अब दूसरा ऑप्शन क्या है, व्हील बोरो एंड प्लायर्स आर लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। व्हील बोरो कहाँ है, व्हील बोरो यहाँ सेकेंड नंबर पे है फ्रेंड्स। सेकेंड नंबर पे कह रहे हैं क्या ये फर्स्ट ऑर्डर का है, तो फर्स्ट ऑर्डर पे फलक्रम बीच में होता है, ठीक है। और यहाँ पे लोड बीच में है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। देखिए तीसरे में चलते हैं, ह्यूमन आर्म एंड नट क्रैकर आर लीवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो ह्यूमन आर्म देखिए यहाँ पे है फ्रेंड्स। अब ये पूछ रहे हैं क्या ये सेकेंड ऑर्डर का है, देखिए ह्यूमन आर्म में जो ये फलक्रम है वो बीच में है, तो क्या सेकेंड ऑर्डर में फलक्रम बीच में होता है, नहीं, सेकेंड ऑर्डर में लोड बीच में होता है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। नट क्रैकर का भी सेम है, ठीक है, एक गलत है मतलब दूसरा गलत ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, व्हील बोरो एंड नट क्रैकर आर लीवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। व्हील बोरो कहाँ है, यहाँ पे है। अब पूछ रहा है कि ये सेकेंड ऑर्डर का है, तो सेकेंड ऑर्डर की क्या कंडीशन है कि लीवर बीच में होना चाहिए। देखिए क्या इसमें लीवर बीच में है, हाँ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे फलक्रम है, यहाँ पे एफर्ट है और यहाँ पे लीवर है, मतलब लीवर बीच में है, मतलब व्हील बोरो तो सेकेंड ऑर्डर का है। दूसरा नट क्रैकर के देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नट क्रैकर है, इसमें भी देखिए फलक्रम किनारे है और एफर्ट किनारे है, लीवर बीच में है, और सेकेंड ऑर्डर में लीवर ही बीच में होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। इसमें आप बस इतना याद रखिए कि जो फर्स्ट ऑर्डर का लीवर होता है उसमें फलक्रम बीच में होता है, सेकेंड ऑर्डर में लोड बीच में होता है और थर्ड ऑर्डर में एफर्ट बीच में होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है और इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही हमें देखना है फ्रेंड्स। इस पीडीएफ में 36 क्वेश्चन है, तो अगर हम इसको एक वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको 2 पार्ट में बनाने का फैसला किया है। तो हम पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर बचा हुआ क्वेश्चन जो है हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन दैट इज़ हेल्पफुल। इसमें से कौन सा है जो फ्रिक्शन सहायक नहीं होता। देखिए फ्रिक्शन हमारी डेली लाइफ में अच्छा होता है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो हम चल भी नहीं पाते, ठीक है। रोड इसीलिए खुरदुरी बनाई जाती है ताकि हम उस पर फिसले नहीं, ठीक है। तो फ्रिक्शन अच्छा होता है, लेकिन फ्रिक्शन हर जगह अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिया हुआ है
और इसमें से हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा नहीं है। देखिए, ब्रेक्स इन द कार, जो कार में ब्रेक लगता है वो फ्रिक्शन की वजह से ही लगता है, ठीक है। तो ये तो करेक्ट, मतलब इसमें फ्रिक्शन अच्छा होता है। पिस्टन इन द इंजन सिलेंडर, देखिए फ्रेंड्स, ये सिलेंडर होता है और ये पिस्टन है, ये इंजन में बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब फ्रिक्शन फोर्स होता है तो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है कि आपकी बाइक स्पीड से चले, उसके लिए ज़्यादा ऑयल चलता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स को भी ओवरकम करना पड़ता है। तो इसमें हम चाहते हैं कि इसमें हमारा फ्रिक्शन फोर्स ना हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, क्योंकि हमें फ्रिक्शन फोर्स जो है अपने मैकेनिज़्म में नहीं चाहिए। पिस्टन इंजन सिलेंडर जो मैकेनिज़्म होता है उसमें हमें ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, 2 करेक्ट है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ट्रेड इन द बॉटम ऑफ योर शूज़, वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आपके जूतों में भी फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा हो और आप सड़क के फिसल के गिरे नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, कार टायर्स ऑन द रोड, रोड पे चलने के लिए हाँ फ्रिक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि बिना फ्रिक्शन के ना तो हम चल सकते हैं रोड पे और ना तो हमारी कार चल सकती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड डायामीटर ऑफ सर्कल इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। चलिए इसकी रेडियस को निकालते हैं। देखिए सर्कमफ्रेंस क्या होती है, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू होती है 2πr, ओके, और डायमीटर की क्या वैल्यू होती है 2r। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है फ्रेंड्स यहाँ पे 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसमें हमें r की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो बस पाई की वैल्यू रख दीजिए और इसको सिंप्लीफाई हमें करना है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, 2 गुणे 22/7 माइनस 2r, फ्रेंड्स ये 22 है, इक्वल्स टू 28, 22 दूना 44/7, यहाँ पे आर भूल गई मैं, आर 44/7 आर माइनस 2r इक्वल्स टू 28, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से ये भिन्न का जोड़ या घटाव है ना, तो यहाँ पे हमारा भिन्न का घटाव है। तो घटाने के लिए मैं हमेशा से कहती हूँ नीचे वैल्यू सेम होनी चाहिए, नहीं तो हम घटाव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे 7 कैसे आएगा जहाँ पे 1 है, तो उसके लिए हमें ऊपर और नीचे 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम 7 से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 44/7 आर माइनस, ऊपर नीचे 7 से गुणा हुआ तो 7 दूना 14, आर ऊपर हो जाएगा फ्रेंड्स और नीचे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 28 हो जाएगा, ठीक है। अब 14 में से हम 44 को घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 आर गुणे 28 गुणे 7, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 28 गुणे 7/30। अब इसको आप या तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए या फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए गुणा भाग करते हैं, तो यहाँ पे ये कट जाएगा आर, तो यहाँ पे 14/15 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 14 गुणे 7/15। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है, मतलब इस क्वेश्चन के ऑप्शन ऐसे होते कि बहुत दूर दूर होते, एक ऑप्शन में 3 होता है, दूसरे में 4 होता है, 5 होता है, 6 होता, तो हमें इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता। लेकिन आप देखिए इसके क्वेश्चन ऑप्शन कितने पास पास हैं, मतलब 6.35 और 6.53 है। मतलब इसमें जो हमें भाग करना है वो बहुत ही अच्छे से करने की ज़रूरत है, प्रॉपर करने की ज़रूरत है, वरना हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, है ना। तो हमें इसे अच्छे से इसका जो भाग करना है वो बिल्कुल प्रॉपरली हमें करना पड़ेगा। तो इसका आप जब भाग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6.53। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन 6.53 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 50 न्यूटन एंड 120 न्यूटन फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी एज शोन बिलो, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एंड टेन थीटा, यहाँ पे एफ हमें बताना है और ये टेन थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, इसका सीधे फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। जो बड़ा वाला साइड होता है ये तो पाइथागोरस प्रमेय भी है फ्रेंड्स, अगर 90 डिग्री का एंगल है तो पाइथागोरस प्रमेय भी यही कहता है कि जो विकर्ण का स्क्वायर होता है ये लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो एफ़ की वैल्यू यहाँ पे होती है 50 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। अब देखिए हम इसका स्क्वायर आराम से कर सकते हैं क्योंकि हमें 5 का स्क्वायर पता है, 5 गुणे 5 25 होता है, तो यहाँ पे 25 लिख दीजिए और गुणे 10 है, मतलब यहाँ पे 2 जीरो आते हैं। और यहाँ पे 12 का स्क्वायर फ्रेंड्स मुझे पता है 144 होता है, तो उसकी और बाकी जीरो की जगह 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 169 0 0 आता है। अब देखिए 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है,
यहाँ पे इजली 13 आ जाएगा और 0 0 की जगह डबल 0 की जगह सिंगल 0 आएगा स्क्वायर रूट में, तो यहाँ पे 130 न्यूटन हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम ऑप्शन को चेक करेंगे, क्या एक ही ऑप्शन में अगर 130 न्यूटन होता तो हम उस ऑप्शन को डायरेक्टली टिक कर देते, बट यहाँ पे फ्रेंड्स 2 ऑप्शन में 130 न्यूटन है, मतलब हमें इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए tan थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं। tan थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार। यहाँ पे जो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जो एंगल के सामने वाला होता है उसको हम लंब बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसको आधार बोलते हैं, मतलब दूसरे साइड को आधार बोलते हैं। सामने वाला तो हमेशा ही लंब होता है, और 90 डिग्री में जब ये छोटा वाला जो अदर साइड होता है उसको हम आधार बोलते हैं। तो ये 50/120 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 5/12 हो जाएगा, और जब इसको आप भाग करेंगे तो ये 0.4167 ये इसकी वैल्यू आती है, तो मतलब 0.4167 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ ट्रांसफर्ड व्हेन वर्क इज़ डन। देखिए मैं आपको बता दूं, जो वर्क और एनर्जी होते हैं ये हमेशा एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, अगर आपने काम किया है, अगर आप ऊर्जा खर्च करेंगे अपना तभी काम होगा, मतलब ऊर्जा से काम होता है, और काम को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वन वर्क इज़ डन, ऑब्वियसली एनर्जी। ओके, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। मैंने यूनिट जो वीडियो बनाया है उसमें भी आपको बताया है कि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि फ्रेंड्स स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। ठीक है, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, मतलब ऊपर भी मीटर और नीचे भी मीटर कैंसिल आउट हो जाता है, तो स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं है, तो यहाँ पे नो यूनिट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। ये भी यूनिट पे है। एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज पास्कल, ये तो सही है। टेंसाइल स्ट्रेन इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया ही है कि स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ होता है, ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे लिखा है, तो ये भी सही है। यंग मॉडुलस इज मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ मटेरियल, ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो मतलब ये तीनों सही है, और इसमें क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा सही नहीं है, तो नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये तीनों सही हैं। अगर इसमें से कोई गलत होता तो हम बताते कि ये गलत है, बट इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर थर्मल प्रॉपर्टी सच एज हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी मेजर करने के लिए फ्रेंड्स हम कैलोरीमीटर का यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इन अ सीरीज सर्किट विच पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस ऑल सर्किट एलिमेंट। देखिए इस तरह से जो सर्किट होते हैं ना, जिसमें रेजिस्टेंस ऐसे सीरीज में लगे रहते हैं, उसको हम सीरीज सर्किट बोलते हैं। तो इसमें जो करंट की वैल्यू होती है ना, जो जैसे यहाँ पे 20 एम्पियर का करंट है, तो यहाँ भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, ये तो एक डेफिनेशन ही है, तो यहाँ पे करंट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का करंट सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। देखिए ये सीरीज़ है फ्रेंड्स, और ये पैरेलल कनेक्शन है। इसमें क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द करेंट थ्रू 20 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो हमें पता है V = IR फॉर्मूला होता है, और 20 ओम का रजिस्टर कहाँ है, ये ऊपर वाला है। और देखिए ये पैरेलल कनेक्शन है, तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू तीनों के लिए सेम होगी 200 वोल्ट, तो वोल्टेज की वैल्यू 200 रखिए, करंट की वैल्यू में निकालनी है, और 20 रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 2 से 20 कटेगा तो 10 टाइम्स में कटेगा, मतलब I = 10 एम्पियर। ये फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है, इसका 10 एम्पियर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट न्यूटन मीटर एंड जूल। फ्रेंड्स मैंने ये क्वेश्चन भी आपको यूनिट में एक्सप्लेन किया है कि 1 जूल को हम 1 न्यूटन मीटर बोलते हैं। ठीक है, यूनिट बहुत ही कॉमन टॉपिक है। ठीक है, और यूनिट का यूज़ भी बहुत सारे टॉपिक में होता है, तो आप यूनिट तो बिल्कुल अपना क्लियर रखिए। ओके, तो यहाँ पे 1 न्यूटन मीटर = 1 जूल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में बदलने के लिए, इसमें से कौन सा मतलब एग्जाम्पल ऐसा है जो जिसमें ऐसा होता है। ये क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ऐसा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। इन अ बेल्ट ड्राइव ड्यू टू डिफरेंस इन टेंशन अलोंग द बेल्ट इट्स लेंथ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, दिस इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे पुली है, ओके,
और मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से बेल्ट बनाती हूँ। ये हमारा बेल्ट है और इस तरह से बेल्ट चलता रहता है, ठीक है। तो जब ये हमेशा चलता रहता है तो ये टेंशन की वजह से इसका जो लेंथ होता है वो चेंज हो जाता है। तो पूछ रहा है इसको क्या कहते हैं, तो बाय डेफिनेशन फ्रेंड्स इसको हम क्रीप कहते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। बचे हुए जो 18 क्वेश्चन हैं वो हम सेकेंड पार्ट में सॉल्व करेंगे और सेकेंड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन है। टू रिजेक्ट 2 items फ्रॉम ए लॉट एंड इंस्पेक्टर रिजेक्ट्स एट 0.08% ऑफ डिफेक्टिव्स। ओके, हाउ मेनी आइटम्स डज ही एग्जामिन। देखिए 2 आइटम रिजेक्ट करता है जब 0.08% को रिजेक्ट मतलब डिफेक्टिव होते हैं तब, ठीक है। तो 0.08% जो है फ्रेंड्स वो 2 आइटम के बराबर है। तो कोई भी चीज़ जो होती है वो 100% होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 100% की वैल्यू बतानी है। तो देखिए 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/10.08। तो है 100% की वैल्यू फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, यहाँ से 100% हो जाएगी 2/10.08 गुणे 100। सॉरी यहाँ पे जगह कम पड़ गई है, मैं फिर से लिख देती हूँ। ओके, तो देखिए 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 2/10.08 गुणे 100। ओके, अब देखो अगर आपको यहाँ से दशमलव हटाना है ना तो ऊपर और नीचे आप गुणा करके इसको हटा सकते हैं। 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा, फिर 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये 2 ऊपर में 100 से और नीचे में 100 से हम गुणा कर रहे हैं तो ये नीचे में 8 हो जाएगा और ये यहाँ पे 100 पहले से ही था, ठीक है। 2 चौके 8 और ये 4 से काटिए तो ये 25 हो जाएगा। मतलब ये आएगा 25 गुणे 100 मतलब 2500। तो इसका ऑप्शन नंबर 2500 मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। फ्रेंड्स अभी तक मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आगे जो है बचे हुए क्वेश्चन वो हम सेकेंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।